बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है फार्माकोलॉजी। हमने फार्माकोलॉजी में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था कीमोथेरेपी। बेसिकली कीमोथेरेपी होती क्या है? कीमोथेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो हमने कीमोथेरेपी के डिफरेंट मोड्स पढ़ लिए थे। हमने उसमें एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ा, हमने एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में भी पढ़ा कि जो इन्फेक्शन काज होते हैं उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। तो एक जो टॉपिक है, इसके पहले भी 2 लेक्चर आपको मिल चुके होंगे, कैंसर कीमोथेरेपी। कि कैंसर एक डिजीज़ है, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है मेडिकेशन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू या केमिकल्स या ड्रग्स के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कैंसर कीमोथेरेपी। तो वो किस तरह से होती है, उसकी डिफरेंट क्लासेस थी हमने जो एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ होती थी उनमें से। अब हम जो नेक्स्ट क्लास आज पढ़ेंगे वो है टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स। कौन सी क्लास है ये? टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर। टोपो आइसोमरेज बेसिकली होते क्या हैं? ये जब फॉर एग्जाम्पल डीएनए ग्रो करता है ना, तो ये डीएनए की अनरिबाइंडिंग करते हैं, यानी डीएनए को ओपन करते हैं, खोलते हैं। जबकि ये वाली जो ड्रग्स है ना, एंटी कैंसर ड्रग जो इस क्लास से बिलोंग करती हैं, उनका काम पता क्या होता है? वो इस टोपो आइसोमरेज के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और उसको स्टेबल कर देती हैं और उसको वहाँ से डीएनए को रीबाइंडिंग नहीं करने देती। खोलने या ओपनिंग ऑफ डीएनए में ये आके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब डीएनए ही नहीं आगे ग्रो करेगा तो जो कैंसर सेल है, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल की, वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसकी जो पहली ड्रग है वो ड्रग का नाम है जी कैम्प्टोथैकेंस। ड्रग का नाम क्या है? कैम्प्टोथैकेंस। ये क्या है? अल्कलाइड डेरिवेटिव है और ये बेसिकली चाइनीज ट्री है, कैम्प्टोथैका एक्यूमिनेंटा। ठीक है, ये एक ट्री है, उस ट्री से ये ना एक्सट्रैक्ट की गई है। उस ट्री में ना ये एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। चाइना में ना इस ट्री को शुरू में हैप्पी ट्री भी कहते थे। ठीक है, इसको हैप्पी ट्री क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना इसके पत्ते या लीव्स यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्जांपल शुरू में जो ट्रेडिशनल मेथड था ना, उसमें कोल्ड, कैंसर, लिवर डिसऑर्डर, लिवर प्रॉब्लम या डाइजेशन के जो प्रॉब्लम होते थे, उन सब को हल करने के लिए ना इस ट्री के पत्ते या लीव्स या उसकी बार्क यूज़ की जाती थी। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल लोग थे ना, वो इस प्लांट को कहते थे हैप्पी ट्री। क्यों? क्योंकि इससे मतलब उनको इन्फेक्शन से निजात मिलती थी। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो पता चला कि ये जो पूरा प्लांट है ना, इसमें कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड हैं जो अपनी एक्टिविटी रखते हैं एंटी कैंसर सेल्स के लिए। वो एंटी कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं या कुछ और ऐसे माइक्रोब्स हैं उनके खिलाफ उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है। तो फिर ये प्रोसेस होता है कि आप ना, ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है कि आप एक्टिव कंपाउंड को कैसे पहचानते हो। पहचानने के लिए पहले जितने भी एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना किसी प्लांट में, उनको अलहदा करना ज़रूरी है। ठीक है, वो होती है एक्सट्रैक्शन मेथड, होते हैं सेपरेशन मेथड है। आप उनसे एक एक कंपाउंड को अलहदा करते हो, फिर अलहदा करके आप उन सब को एक एक सेल के ऊपर अप्लाई करते हो और फिर देखते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो फिर जब वो आपको कंपाउंड पता चल जाता है कि ये वाला कंपाउंड इफेक्टिव है, तो फिर आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हो। ये केमिस्ट्री के लोग करते हैं, ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने बेंजीन रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है। ये सारा काम क्या होता है? स्ट्रक्चर एलुसिडेशन का होता है। ठीक है जी। उसके बाद जब स्ट्रक्चर एलुसिडेशन हो जाती है तो फिर इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, इसकी सेंसिस की जाती है कि इसमें से एक हमने कंपाउंड लेके दूसरा कंपाउंड लिया, उनको जोड़ के एक बड़ा कंपाउंड बनाया, फिर उसके बाद एक और स्टेप में तीसरा कंपाउंड, एंड में फिर आपको वो टारगेट मॉलिक्यूल या वो वाला कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाता है जो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए। तो इसी तरह से इस प्लांट से जो हासिल की गई हैं, तो जो क्लिनिकल अवेलेबल ड्रग्स होती हैं उसमें उनके 2 नाम हैं। वो नाम कौन से हैं? आयरेनोटैकन है एक, और दूसरी है टोपोटैकन। ठीक है, ये 2 ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं क्लिनिकली। ठीक है, अवेलेबल होती हैं। ये प्लांट है जो आपको मैंने बताया, जिसको चाइना में हैप्पी ट्री के नाम से कहा जाता है। ये इसके इस तरह से इसके ये होते हैं लीव्स में, ये इसका ये फ्रूट कह लें, इस तरह जो भी है जो डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, और उसके ये लीव्स होते हैं, ये उसकी शेप है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी यूज़ देखें तो ये एक्टिव होता है अगेंस्ट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ट्यूमर, के बहुत सारे ट्यूमर हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है। उनमें कार्सिनोमा होता है, कॉलन, लंग या सर्विक्स का ट्यूमर होता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसकी हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये इंट्रावेनसली यानी वेन या इंजेक्शन के थ्रू ये
एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में। अब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये एस फेज ऑफ सेल साइकिल के ऊपर एक्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट या पहले लेक्चर में एक बताई थी कि सेल साइकिल किस तरह से ग्रो करते हैं, सेल साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है और जो सेल हैं किस तरह से ग्रो करते हैं। तो उनमें एक फेज़ आती है एस फेज़। तो ये जो ड्रग है ना ये एस फेज़ के ऊपर एक्ट करती हैं। डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 जो होता है वो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए ज़रूरी होता है। जब डीएनए की अनवाइंडिंग होती है तो रेप्लिकेट करता है और आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये वाली ड्रग क्या कर देती हैं, ये स्टेबलाइज कर देती हैं डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 को, जो डीएनए के साथ उसका कम्प्लेक्स होता है। इससे फिर क्या हो जाता है, सेल किल हो जाते हैं, अपॉप्टोसिस का अमल शुरू हो जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए और उसमें क्या है, ये डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 है। इसका काम क्या होता है, इसने ये डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है उनको खोलना है, फिर वो फर्दर क्या करेंगे, रेप्लिकेट। लेकिन ये कैम्प्टोथैकन क्या है, ये ड्रग है, ये आके यहाँ जुड़ गई, इसने इसको स्टेबल कर दिया। अब इसको ये ओपन नहीं करने देगा, खोलने नहीं देगा। जब डीएनए ओपन नहीं होगा तो ये डबल नहीं होगा, जब डबल नहीं होगा तो इसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। वो पूरा प्रोसेस है वो आपको आता है, समझाया गया है पहले, आपको पता है, ठीक है। तो जब डीएनए ग्रो ही नहीं करेगा तो सेल की जो ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। जो आयरेनोटेकन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मोर पोटेंट साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है SN38 में, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर फर्दर वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जो टोपोटेकन है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है बाय ब्लड कार्बोक्सिल एस्टरेज, ठीक है। ये क्या होता है, एंजाइम होता है ब्लड में, ठीक है, उससे वो क्या कर देती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है, यानी उसमें वाटर की प्रेजेंस में उसको तोड़ दिया जाता है और फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में। और ब्लड जो रिक्वायर्ड डोज रिडक्शन होती है वो रीनल एक्सट्रैक्शन के थ्रू वो खत्म हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। ये क्या थी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट देखें तो इसका जो पहला एडवर्स इफेक्ट है वो है माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन बेसिकली बार बार आपको बताया कि बोन मैरो सप्रेशन होता है। बोन मैरो सप्रेशन में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स है उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद एक्यूट एंड डिलेड डायरिया हो जाता है बाज़ का आयरेनोटेकन जब हम यूज़ करते हैं उससे, ठीक है। और लेस सिवियर इफेक्ट में एलोप्सिया हो जाता है और फटीक हो जाती है। एलोप्सिया क्या हो जाता है, जो हमारे बाज़ का आपने देखा होगा, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है ना तो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये एक डिजीज़ होती है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये भी एलोप्सिया बेसिकली ये भी एलोप्सिया की एक टाइप है, ये भी एलोप्सिया की एक टाइप है। बाज़ का लोग इस तरह से गंजापन हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक एलोप्सिया की टाइप है। लेकिन जो कैंसर की जो कीमोथेरेपी की जाती है ना जब, तो आपको ये नज़र आ रही है, मैंने ये आपको दिखाई है कि इस तरह से ना मतलब डिफरेंट जगहों से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज़ होती है ये एलोप्सिया कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि खुदा न खास्ता कोई पेशेंट अगर जिसकी कैंसर की कीमोथेरेपी हो रही है तो उसके बाल इस तरह से गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है, इसी से आगे हम मूव करते हैं, वो है डीएनए टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर। ये जो ड्रग्स थी ये टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर थी। अब नेक्स्ट जो ड्रग आ रही हैं वो है डीएनए टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर। इसकी दो ड्रग्स हैं आपके बुक में या हमारी आउटलाइन में जो हम डिस्कस करेंगे, वो है एटोपोसाइड और टिनोपोसाइड, ठीक है। ये दो ड्रग हैं, ये क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो एटोपोसाइड होती है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए। और ये कम्बिनेशन थेरेपी, मैंने आपको पहले इसमें कीमोथेरेपी के लेक्चर में बताया था कम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है, उसमें भी ये यूज़ होती है। और ये लिम्फोमा को और टेस्टिकुलर और ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए भी ये वाली मेडिसिन यूज़ होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें डीएनए टोपो आइसोमरेज 2 जो होता है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये वो डीएनए टोपो आइसोमरेज बेसिकली होता क्या है, 2 ये न्यूक्लियर एंजाइम है दैट बाइंड्स एंड क्लीव्स बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसका काम क्या होता है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्लीव भी करता है और बाइंड भी करता है ज़रूरत पड़ने पे। और ये डीएनए की रेप्लिकेशन और आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये वाला एंजाइम जो डीएनए टोपो आइसोमरेज 2 है ये इंपॉर्टेंट होता है। जो टोपोसाइड होता है वो स्टेबल कर देता है टोपो आइसोमरेज 2 को, और उससे जो डीएनए का जो कम्प्लेक्स होता है इन दोनों का, जब वो उसको स्टेबल कर देगा तो वो ना डीएनए को ब्रेक करेगा और ना ही डीएनए को जोड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा,
एपोप्टोसिस हो जाएगी, और जो हमारी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है ना कैंसर सेल्स की, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और उससे निजात मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, एलोप्सिया, बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आपको पता है ये क्या होती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, जो एटोपोसाइड होती है वो इंट्रावेनस इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है, या वो ओरली भी दी जा सकती है। इसकी 50% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है। और उसके बाद ये जो इसकी एक्सक्रीशन होती है वो एलिमिनेशन थ्रू यूरिन होती है, और उसमें जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या है वो रोल अदा करता है, और इससे फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है जी। अब देखते हैं अगली क्लास है हमारे पास ड्रग्स की, वो है माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर। ठीक है। मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन में माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, मीओसिस होती है, माइटोसिस होती है, ये सारे प्रोसेस हैं। फिर उससे क्या होता है, डीएनए ग्रो करता है, 1 से 2 बनते हैं और सेल ग्रोथ होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स का नाम है विंका अल्कलॉइड या टैक्सन। 2 तरह की ड्रग्स हैं, विंका अल्कलॉइड है एक, और दूसरी है टैक्सन। पहली जो ड्रग है विंका अल्कलॉइड, अल्कलॉइड क्या है, नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। विंका अल्कलॉइड क्या है, ये एक प्लांट है, उसका नाम है मेडागास्कर पेरीविंकल। प्लांट का नाम क्या है, मेडागास्कर पेरीविंकल प्लांट है। ये सोर्स है किसका, विंका अल्कलॉइड का। विंका अल्कलॉइड की जो 2 ड्रग हैं हमने पढ़नी है, वो कौन कौन सी हैं। पहली है विनक्रिस्टन और दूसरी है विनब्लास्टन। पहली कौन सी है, विनक्रिस्टन, और दूसरी कौन सी है, विनब्लास्टन। फर्स्ट एजेंट थे इस क्लास के। ठीक है, दोनों ये। और न्यूअर सिंथेटिक एनालॉग इनका विनोरेल्बन भी है। ठीक है। विनोरेल्बन को सिंथेसाइज किया है लैब में, इनसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है। इसमें इन सब के स्ट्रक्चर में क्लोज रिलेशनशिप होता है। ये क्लिनिकल स्पेक्ट्रम और एक्टिविटी या इनकी टॉक्सिसिटी क्या है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो विनक्रिस्टन है ये ब्रेस्ट कैंसर या लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है जी। इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमा, इसके लिए भी ये वाली यूज हो सकती है। जबकि जो विनब्लास्टन है ये कंपोनेंट है साइटोटॉक्सिक कॉम्बिनेशन का, और ये टेस्टिकुलर कैंसर और हार्टकन डिजीज, ये पहले हमने डिस्कस की थी लेक्चर में क्या होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। उसके बाद विनोरेल्बन है, ये एक्टिव होती है अगेंस्ट एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जहाँ ये क्या होती है, कंबाइंड हो जाती है प्लाटिनम कंपाउंड से, अक्सर ये कंबाइंड होती है, तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये वाली ड्रग यूज होती है। ठीक है जी। अगर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये विंका ड्रग्स, विंका अल्कलॉइड बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं, बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। बीटा ट्यूबुलिन बेसिकली है क्या, एक प्रोटीन है जो माइक्रो ट्यूब्यूल बनाती है, और माइक्रो ट्यूब्यूल क्या होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जब माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है तो फिर उसके बाद अगला माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये क्या करते हैं, बीटा ट्यूबुलिन को पॉलीमराइज होने से रोकते हैं। क्यों, क्योंकि दे प्रिवेंट बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजिंग विद अल्फा ट्यूबुलिन, दस इनहिबिट माइटोसिस। यानी जो बीटा ट्यूबुलिन है वो अल्फा ट्यूबुलिन के साथ मिलकर पॉलीमर बनाती है, तो माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। जब बीटा ट्यूबुलिन ही इनहिबिट हो जाएगी तो माइटोसिस का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। उससे क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी माइक्रो ट्यूबुलर फंक्शन की। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो जो माइटोसिस ही रुक गया तो डीएनए फर्दर ग्रो नहीं करेगा। जब डीएनए फर्दर ग्रो नहीं करेगा तो जो कैंसर सेल की मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही थी वो क्या आ जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये माइक्रो ट्यूब्यूल हैं, ये फ्री ट्यूबुलिन डायमर बन जाते हैं। ठीक है। जब ये फ्री ट्यूबुलिन डायमर बन जाते हैं तो फिर इन्होंने माइटोटिक अपरेटस बनाना होता है, फिर उससे माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन यहाँ ये विंका अल्कलॉइड ड्रग है, ये यहाँ आके अटैच हो जाती है और इनको क्या कर देती है, डायमर को के साथ बाउंड हो जाती है, ब्लॉक कर देती है, और इस तरह से इनकी एग्रीगेशन बना देती है। तो ये जब इस तरह से एग्रीगेट हो जाएंगे तो ये माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनाएंगे। जब माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा तो जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। जब माइटोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। जब डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है कैंसर सेल की वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी। ठीक है जी। ये क्या था, इसका मोड ऑफ एक्शन था। उसके बाद अगली जो क्लास थी, एक थी विंका अल्कलॉइड और दूसरी थी टैक्सन्स। ठीक है। टैक्सन्स क्या है, ये भी सेम इनका मोड ऑफ एक्शन होगा। इसकी 2 तरह की ये ड्रग थी। ये इसकी 2 ड्रग हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली है
पैक्लीटैक्सल और दूसरी है डोकीटैक्सल, ठीक है। इसका यूज़ अगर हम देखें तो जो पैक्लीटैक्सल है ये बार्क ऑफ पैसिफिक यी ट्री, एक प्लांट है चाइनीज़ प्लांट, उसकी ये बार्क से हासिल की गई थी। और सिंगल एजेंट या कम्बिनेशन थेरेपी में ये ब्रॉड रेंज ऑफ सॉलिड ट्यूमर जिसमें कार्सिनोमा ऑफ लंग, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर या सर्विक्स, हेड एंड नेक ट्यूमर या लिम्फोमा के लिए ये यूज़ होती है। और जो पैक्लीटैक्सल है ये इंट्रावेनसली दी जाती है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये बीटा सब यूनिट यानी जो ट्यूबुलिन होता है ना उसके बीटा सब यूनिट से ये जुड़ जाती है और उससे फिर वही जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो स्पिंडल फाइबर जो माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं वो नहीं बनेगा और माइटोसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सेल आर ब्लॉक्ड इन G2 यानी जो एम फेज होती है ना G2 उसमें ये सेल को ब्लॉक कर देते हैं और जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। इसके भी एडवर्स इफेक्ट हैं कुछ। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाते हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें माई एल्गिया हो जाता है, ठीक है। माई एल्गिया क्या है, अब माई एल्गियाज जो है ना उसमें मसल एशेज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, मसल एशेज हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा इसमें एक रिएक्शन हो जाता है आर्थर एल्गिया। आर्थर एल्गियाज में क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं ना उनमें पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसमें कार्डियक प्रॉब्लम हो जाते हैं, नौजिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है और एलोप्सिया हो जाता है। ये आपको पहले मैंने बता दिया है। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर देखी जाए तो जो पैक्लीटैक्सल है वो पूर्ली एब्जॉर्ब्ड होती है ओरली और इसको हम इंट्रावेनसली इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और ये इनएक्टिव हो जाती है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू और द डोज शुड बी रिड्यूस्ड इन हेपेटिक डिसफंक्शन यानी अगर किसी पेशेंट में हेपेटिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम नहीं कर रहा तो इसकी डोज कम कर देनी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो इसकी एक्सक्रीशन होती है, इनएक्टिवेशन होती है, वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती है। जो डोकीटैक्साल है ये सेमी सिंथेटिक टैक्सन डेरिवेटिव है और इसकी भी सिमिलर एंटी ट्यूमर स्पेक्ट्रम है जैसा कि पैक्लीटैक्सल का है। और ये भी क्या है, माइलो सप्रेशन यानी बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और पेरिफेरल फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। लेकिन ये लेस कार्डियो और न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है इसमें एज कम्पेयर टू पैक्लीटैक्सल, ठीक है। ये क्या है, दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन। उसके बाद बेटा असाइनमेंट है, हमने ये इन डिटेल मैंने 3 लेक्चर्स कैंसर कीमोथेरेपी के लिए डिज़ाइन किए थे, लेकिन फिर भी ये सिलेबस इतना लेंथी है कि आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये 2 तरह की ड्रग्स हैं, पहली कौन सी है, मालिकुलरली टारगेट एजेंट्स और दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। इनके बारे में आपको बुक दी हुई है, उसमें इन डिटेल यही चीज़ें जो आपको मैंने पढ़ाई हैं सारी वहाँ भी लिखी हुई हैं, तो आपने वहाँ से देखनी है। फिर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो हम वो जूम सेशन पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और ड्रग इसी तरह की क्लास है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बेसिकली होते क्या हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी जो ट्यूमर है ना फॉर एग्जांपल बॉडी में, तो उस ट्यूमर के नतीजे में बॉडी में कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होगा, तो ऐसे एजेंट जो उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को फास्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो ये वाले कुछ ऐसे एजेंट को क्या कहते हैं हम, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं। ये इनडायरेक्टली भी एक्ट कर सकते हैं एंटी ट्यूमर इफेक्ट के, ये स्टिमुलेट भी कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को उस एंटी कैंसर ट्यूमर के खिलाफ, उस कैंसरस ट्यूमर के खिलाफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स जिनकी एंटी कैंसर क्लिनिकल एफिकेसी ज़्यादा थी उनमें 2 हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, इंटरलूकन 2 और इंटरफेरॉन अल्फा 2b। ये 2 ड्रग्स हैं इस क्लास की, ठीक है। तो ये होती क्या है, जो इंटरल्यूकन 2 है ये ह्यूमन रिकम्बिनेंट फॉर्म है नेटिव IL-2, मतलब IL-2 इसका एब्रीवेशन है, प्रोड्यूस्ड बाय टी हेल्पर सेल। यानी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, टी हेल्पर सेल हैं, ये उससे प्रोड्यूस होती है। इट डिफरेंट फ्रॉम नेटिव IL-2 इन दैट इट इज़ नॉट ग्लाइकोसाइलेटेड। यानी ये जो नेटिव IL-2 होते हैं ना, जो मतलब हमारी बॉडी में होते हैं, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, ये सिंथेसाइज है वो हमारे बॉडी में होते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि जो बॉडी वाले वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुई होती और इनमें टर्मिनल एलानिन और सीरीन होते हैं ना अमीनो एसिड, वो नो टर्मिनल एलानिन एंड सीरीन सब्सटीट्यूटेड एट अमीनो एसिड 125। ये पूरी ड्रग की जब हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये चीज़ आपको समझ आएगी, लेकिन आपने सिर्फ ये याद करनी है, हमने इन डिटेल इतना नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट मेटास्टैटिक मलिग्नेंट
मिलिग्नेंट मिलानोमा, ठीक है, एंड रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये कैंसर की डिजीज़ हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, ये इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर की जाती है। टॉक्सिसिटी इसकी क्या है, मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से इसकी टॉक्सिसिटी होती है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो कॉमन टॉक्सिसिटी इसमें होती हैं वो उसको फिर आर ऑफन ट्रीटेड विद डोज लिमिटिंग, यानी हम फिर उसकी अमाउंट को कम कर देते हैं तो टॉक्सिसिटी कम हो सकती है। और जो आम ज़्यादातर टॉक्सिसिटी होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें हाइपोटेंशन हो सकती है, कैपिलरी लीक सिंड्रोम हो सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल ट्रांसएमिनेज हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, कन्फ्यूजिंग, रैशेज और फीवर हो सकता है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो हमारा कैंसर कीमोथेरेपी था, जो जितनी भी ड्रग्स थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।